जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। हम सब दोस्तों इंडियन पॉलिटी को पढ़े हैं। इंडियन पॉलिटी में दोस्तों ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 1919 तक के अधिनियम तक की चीज़ों को पढ़ लिया था। इस वीडियो में दोस्तों हम 1935 और 1947 का अधिनियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। 1919 तक के अधिनियम को दोस्तों हमने वहाँ पिछले वीडियो में दोस्तों पढ़ लिया था। हमने बताया था आपको दोस्तों कि जो अधिनियम है वो दो तरह से आए, एक कंपनी के शासन के अंतर्गत, एक ताज के शासन के अंतर्गत। जो कंपनी के शासन के अंतर्गत आए दोस्तों 1773 से लेके 1858 के बीच तक जितने अधिनियम आए थे, और 1858 से लेके जो अधिनियम 1947 तक जितने अधिनियम आते हैं दोस्तों वह ताज के अधीन आते हैं, यानी ब्रिटिश क्राउन के अधीन तक आते हैं। तो हमने 1919 तक के अधिनियम को पिछले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखा था कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से आपको बुक को लेके पढ़ते रहना है। तो वहाँ तक की चीज़ों को देख लिया था। इस वीडियो में दोस्तों हम 1935 और 1947 के अधिनियम के बारे में पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं दोस्तों कि किस तरह से इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही अच्छे से समाप्त हो जाएगा। आप सब जानते हैं दोस्तों जो यह वीडियो लेक्चर है या ROAR 2023 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, या UP PCS 2024 और IAS 2024 के एग्जाम की जो लोग तैयारी करने वाले हैं दोस्तों, या जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों यह बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। और ओवरऑल आप सब जानते हैं दोस्तों इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों एग्जामों के लिए दोस्तों यह एकदम स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है। और आप सब दोस्तों क्या करेंगे, आपके पास पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की कोई ना कोई बुक होनी चाहिए। कोशिश करिएगा कि आप सबके पास क्या हो दोस्तों, यम लक्ष्मीकांत वाली ही बुक हो, सबसे अच्छी बुक होती है और एकदम विश्वसनीय बुक है दोस्तों। वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जो चैप्टर इस बुक से आप जाके आसानी से पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। आप पहले वीडियो को एक दो बार देख लेंगे, फिर बुक से आप पढ़ लेंगे। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से क्या करेंगे, नोट्स भी बनाते चलेंगे। नहीं तो आप क्या करेंगे, इस बुक को आप अवश्य रखे रहेंगे, या आपके पास कोई भी बुक हो दोस्तों वहाँ पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आएंगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं दोस्तों। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत दोस्तों हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप सबने दोस्तों अच्छे से देख लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके दोस्तों एक बार उसको देख लेंगे। अब हम सबसे पहले देखने वाले हैं दोस्तों 1935 के अधिनियम के बारे में कि किस तरह से इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए हम बात करेंगे दोस्तों 1935 का जो एक्ट आता है इसके बारे में। तो देखो इसने सबसे पहले क्या किया दोस्तों, इसने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। तो यह पॉइंट दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की जाती है, तो जो हमारा दोस्तों 1935 का अधिनियम आता है उसी 1935 के अधिनियम के अंतर्गत क्या किया जाता है, एक अखिल भारतीय संघ की दोस्तों स्थापना की जाती है। तो अखिल भारतीय संघ जैसा जो टर्मिनोलॉजी आता है वह 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ही आता है। और इस अधिनियम में दोस्तों क्या किया, इसने क्या किया दोस्तों, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को शुभारंभ कर दिया। यानी आप सबने देखा होगा दोस्तों कि पहले क्या था, द्वैध शासन व्यवस्था के बारे में आपको पिछले ही अभी पढ़ाया जा चुका है। वीडियो में आपको बताया गया था दोस्तों कि द्वैध शासन व्यवस्था को प्रांतों में स्टार्ट किया गया था। किस एक्ट के थ्रू किया गया था, आप एक बार जाके वीडियो को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। 1784 के पिट्स इंडिया के तहत क्या किया जाता है दोस्तों, द्वैध शासन व्यवस्था का शुभारंभ किया जाता है। लेकिन इस 1935 का अधिनियम ने क्या किया दोस्तों, इस प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का जो व्यवस्था का था उसको समाप्त करके केंद्र में से दोस्तों क्या कर दिया, द्वैध शासन व्यवस्था को शुभारंभ कर दिया। तो यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप दोस्तों कि अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया जाता है, तो यह दोस्तों जो हमारा 1935 का अधिनियम आता है इसी के अंतर्गत यह किया जाता है। अर्थात इसने क्या कर दिया दोस्तों, प्रांतों को स्वायत्ता दे दी। तो यह क्वेश्चन इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के तहत दोस्तों प्रांतों को स्वायत्ता दे दी जाती है। तो जो हमारा 1935 का अधिनियम आता है इसी 1935 के अधिनियम के ही अंतर्गत क्या किया जाता है, जो प्रांत होते हैं दोस्तों उन प्रांतों को क्या कर दिया जाता है, उनको स्वायत्ता दे दी जाती है। तो आप इतने सारे पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का समापन किया जाता है। दोनों काम 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ही किया जाता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों वह यह इस अधिनियम के तहत कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, यानी जिसको आप दोस्तों बोलते हैं RBI,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है, तो जो हमारा 1935 का अधिनियम आता है दोस्तों उसी के अंतर्गत की जाती है। 1 अप्रैल 1935 को की जाती है। तो यह डेट भी याद रखिएगा दोस्तों कि आरबीआई की जो स्थापना की गई थी वह 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, और इसी 1935 का जो अधिनियम आता है उसी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया, हर एक एग्जाम में दोस्तों रिपीट होता रहता है, तो आप यहाँ से दोस्तों इसको अच्छे से याद रखिएगा कि आरबीआई की स्थापना जो की जाती है वह 1935 के अधिनियम के अंतर्गत की जाती है और 1 अप्रैल 1935 को की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप क्या देखिएगा, और इसके अंतर्गत क्या किया गया, तो एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और प्रांतीय लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी दोस्तों क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। अभी आपने दोस्तों पिछले पढ़ा था कि क्या किया जाता है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। तो एक लोक सेवा आयोग का अगर पूछा जाए आपसे गठन किया गया था, तो अभी आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 1919 के अधिनियम के तहत क्या किया जाता है, एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, और 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए इस केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। लेकिन आप वहां पे देखेंगे सर शब्द था दोस्तों एक लोक सेवा आयोग। 1900 अधिनियम के में आप देखते होंगे कि एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। और यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों कि संघीय लोक सेवा आयोग का गठन। आप वर्तमान में दोस्तों यूपीएससी जो देखते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, तो यह जो शब्द है दोस्तों यहीं से आया है। जो यूपीएससी जो नाम आप देखते हैं आज जो आईएएस का पेपर कंडक्ट करवाती है संघ लोक सेवा आयोग, तो उस संघ लोक सेवा आयोग के अगर हम नाम की बात देखते हो तो उसका गठन जो किया जाता है वह इसी 1935 के अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। वहाँ पर इसको बोला जाता था दोस्तों संघीय लोक सेवा आयोग। और एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया जाता है और एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी गठन किया जाता है। तो जो प्रांतीय लोक सेवा आयोग थी वो अलग अलग प्रांतों के एग्जाम को कंडक्ट कराती थी, लेकिन जो संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता था दोस्तों वह 2 या 2 से अधिक प्रांतों का क्या करती थी दोस्तों, या पेपर कंडक्ट करवाती थी या उनके संरक्षण के लिए यह जिम्मेदार थी। तो संयुक्त का मतलब यह हो जाता है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन दोस्तों 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए किया गया था। एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन भी 1935 के अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है, और एक संघीय लोक सेवा आयोग का गठन भी 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ही किया जाता है। तो यह 1935 का अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको बार बार आप पढ़ेंगे, आप एम लक्ष्मीकांत के बुक से जाएंगे, आप वहाँ से भी एक बार इसको रीडिंग कर लेंगे, क्योंकि आप जब खुद से पढ़ेंगे और खुद से जो नोट्स बनाएंगे तो वह एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। तो इस 1935 का अधिनियम के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, और एक महत्वपूर्ण फैक्ट आप और याद रखिएगा कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है और 1935 के अधिनियम के अंतर्गत की जाती है, लेकिन कब किया जाता है, तो 1937 में किया जाता है। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है, तो 1935 के अधिनियम के तहत किया जाता है संघीय न्यायालय की स्थापना। लेकिन जो इसकी स्थापना होती है उस स्थापना का जो ईयर रहता है वह 1937 रहता है। तो किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था तो यह भी आपको याद होना चाहिए, और किस डेट पर किया गया था तो यह भी आपको याद रहना चाहिए। तो 1935 के अधिनियम की यह महत्वपूर्ण जो टू दी पॉइंट चीज़ है, जो एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उतनी चीज़ों के बारे में आपसे इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। बाकी आप सब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए क्या करेंगे, आप एक बार बुक से खुद पढ़ लेंगे तो और कुछ जो पॉइंट रह जाएगा दोस्तों वो आप सबसे सीधे सीधे क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन जो है दोस्तों यहीं से बनते हैं, तो टू दी पॉइंट चीज़ों को आपके एग्जाम को और पीवाईक्यू को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके ही दोस्तों यह वीडियोस की सीरीज तैयार की जा रही है। तो आप सब विश्वास रखिएगा, आप एक बार यहाँ से देखेंगे, बुक से पढ़ लेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है, जो हमारा अंतिम अधिनियम होता है, इसके बारे में देखने वाले। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है दोस्तों, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सब बहुत ध्यान से इसको भी सुनेंगे। तो देखिए अगर हम 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की बात करें तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इस अधिनियम के आने से पहले क्या क्या भूमिका रही। तो देखिए 20 फरवरी 1947 को क्या होता दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा किया कि 30 जून 1947 को हम भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर देंगे। तो यह 2 डेट आप पहले यह भी याद रख लीजिएगा दोस्तों, एक याद रखिएगा 20 फरवरी 1947 और एक डेट याद रखिएगा दोस्तों 30 जून 1947। या दोनों के दोनों डेट दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा गया है। आप
यह डेट इसलिए याद रखिएगा कि इसी दिन 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे दोस्तों, क्लीमेंट एटली जिनका नाम था, उन्होंने यह घोषणा किया था दोस्तों कि हम 30 जून 1947 तक क्या कर देंगे, भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर देंगे, यानी हम अंग्रेज दोस्तों क्या कर देंगे, भारत को आज़ाद कर देंगे, यानी भारत से छोड़ के चले जाएंगे। तो यह भी पूछा गया उन्होंने घोषणा कब किया था, तो यह घोषणा उन्होंने किया था दोस्तों 20 फरवरी 1947 को। और डेट क्या रखा था इस घोषणा में, तो उन्होंने यह डेट जो आखिरी डेट रखा था दोस्तों, वह रखा था कि 30 जून 1947 को हम भारत में ब्रिटिश शासन का समापन कर देंगे, यानी ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना पेश किया जाता है। तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा गया है कि माउंटबेटन योजना कब पेश किया गया था। तो जो माउंटबेटन योजना पेश किया जाता है दोस्तों, वह 3 जून 1947 को पेश किया जाता है। इन सब घटनाओं के बाद दोस्तों ही, क्योंकि 30 जून इन्होंने आखिरी डेट रखा था, उससे पहले ही दोस्तों 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना ले आई जाती है। तो उस माउंटबेटन योजना से ही आगे चल के सारी बातें निकल के आती हैं। यही सब दोस्तों क्या होता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का बेस बनता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखें दोस्तों, 1947 का यह अधिनियम तैयार किया जाता है। अब इस अधिनियम से क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखने, इसकी विशेषताएं क्या थी और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए 1947 के अधिनियम में पहली बात क्या है कही गई दोस्तों, उसमें यह क्या कहा गया कि भारत में इसने कहा कि भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 से उसको स्वतंत्र और संप्रभुत्व राष्ट्र घोषित कर दिया। यानी इस जो 1947 का अधिनियम आया था दोस्तों, इस 1947 के अधिनियम ने क्या किया, भारत में जो ब्रिटिश राज जो इतने सालों से 200 सालों से जो ब्रिटिश राज चली आ रही थी, उस ब्रिटिश राज का दोस्तों इसने समापन कर दिया। और 15 अगस्त 1947 को दोस्तों क्या कर हो गया, हमारा भारत आज़ाद हो जाता है। तो उसी की बात को इसने में रखा गया था। किसने क्या किया था दोस्तों, भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। यानी भारत को 15 अगस्त 1947 को कैसा, स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया जाता है। किस अधिनियम के माध्यम से किया जाता है, तो यह जो हमारा 1947 का अधिनियम आता है, उसी अधिनियम के माध्यम से भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप क्या याद रखेंगे, और इसके तहत क्या किया जाता है, भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों का सृजन किया जाता है। एक का नाम रखा जाता है दोस्तों भारत और एक होता है दोस्तों पाकिस्तान। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का विभाजन किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो इसी 1947 के अधिनियम के अंतर्गत ही दोस्तों भारत का विभाजन कर दिया जाता है और 2 स्वतंत्र डोमिनियनों का सृजन किया जाता है दोस्तों, एक भारत और एक पाकिस्तान के नाम से। यह भी दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान का सृजन स्वतंत्र रूप से किस अधिनियम के माध्यम से किया जाता है, तो इसी 1947 के अधिनियम के माध्यम से ही भारत और पाकिस्तान जैसे 2 स्वतंत्र डोमिनियनों का सृजन किया जाता है। और महत्वपूर्ण बातें आप इस अधिनियम में क्या याद रखेंगे, और यह याद रखेंगे दोस्तों कि वायसराय का दोस्तों इसने क्या किया, पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद का सृजन करता है। यानी आप सब जानते हैं दोस्तों, जो भारत का वायसराय बोला जाता था, उस भारत के वायसराय के पद को क्या कर दिया गया, अब इस 1947 के अधिनियम से समाप्त कर दिया गया। आपको अलग अलग से बताया गया कि कब उनको गवर्नर जनरल बोला गया है, कब भारत को गवर्नर जनरल बोला जाता है और कब भारत का वायसराय बोला जाता है। यह सारी चीज़ें आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है। तो जिन दोस्तों ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा वो उसको देख लेंगे, तो आपकी वहां से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया जाता है, 1947 के अधिनियम के माध्यम से इस वायसराय का जो पद था, इस पद को समाप्त करके पुनः गवर्नर जनरल पद का सृजन किया जाता है। तो इन बातों को भी आप याद रखिएगा कि गवर्नर जनरल पद का सृजन किस अधिनियम से फिर कर दिया जाता है, इसी 1947 के अधिनियम से कर दिया जाता है। और हम भारतीयों का दोस्तों क्या कर दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है, भारत अलग नाम से और पाकिस्तान अलग नाम से। तो विभाजन विभाजन की सारी प्रक्रिया दोस्तों भारत में अंग्रेजों को ही दी, तो वो सब क्या किए, जाते जाते भी दोस्तों क्या कर दिए, हमको अलग करके ही चले गए, हमको लड़ाने के लिए ही छोड़ के चले गए। तो आप इन सारी बातों को इससे अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन, आप एक एक पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सबसे दोस्तों टू दी पॉइंट चीज़ें ही डिस्कस की जा रही है, जहाँ से एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी आपको अगर पूरी कहानी पढ़ना हो, पूरा बुक पढ़ना होगा दोस्तों, तो आप इस बुक से जाके आसानी से एक एक चैप्टर, एक एक खंड को आसानी से पढ़ लेंगे, तो आपके फ्यूचर में कोई भी दोस्तों पॉलिटी से यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, अगर आप वीडियो को भी 2-3 बार अच्छे से सुन लेंगे। और इस 1947 का अधिनियम में क्या किया गया उसको भी देख लीजिए। तो देखिए इसके तहत दोस्तों
दोनों देशों को संविधान बनाने की शक्ति दे दी गई तथा स्वतंत्रता अधिनियम को निरस्त करने का अधिकार दे दिया गया। यानी इस 1947 के अधिनियम में यह कहा गया दोस्तों कि दोनों देश अपने संविधान सभा के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपना अलग अलग संविधान बना सकते हैं। यानी भारत अपना अलग संविधान बना सकता है और पाकिस्तान दोस्तों अपना अलग संविधान बना सकता है। और संविधान बनाने के बाद दोस्तों ये दोनों देश क्या कर सकते हैं, इस 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम आया है इसमें जितने भी अधिकार दिए गए इन अधिकारों को भी दोस्तों क्या कर सकता है, निरस्त कर सकता है। क्योंकि जब दोनों देश स्वतंत्र हो जाएंगे तब उनके पास अपने तरह से अधिनियम कानून बनाने की पावर आ जाएगी। यह सारी बातें कहाँ कह दी जाती है, इसी 1947 के अधिनियम में कह दी जाती है कि अब दोनों देश अपने अपने संविधान बनाए और अपने संविधान के हिसाब से क्या करेंगे, स्वतंत्रता अधिनियम के इन सारे अधिकारों का समापन कर देंगे। और इस 1947 का अधिनियम से क्या किया गया दोस्तों, जो भारत सचिव का पद आपने जो पढ़ा था दोस्तों, उस भारत सचिव के पद का समापन कर दिया जाता है। अब भारत सचिव का पद का जो सृजन किया गया था वह किस अधिनियम के तहत किया गया था, यह भी आप सबने पिछले वीडियो में पढ़ा कि भारत सचिव का जो पद है उस पद का सृजन किस अधिनियम के माध्यम से किया गया था। तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसी पद का दोस्तों क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। यानी जो भारत सचिव का जो पद था वह 1947 के अधिनियम से क्या कर दिया जाता है, अब समाप्त कर दिया जाता है। यानी भारतीय रियासतों को अब क्या कह दिया दोस्तों, यह स्वतंत्रता दी गई कि वे भारत या पाकिस्तान के साथ मिल सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। तो सबसे पहले पॉइंट यह याद रखिएगा कि 1947 के अधिनियम के माध्यम से भारत सचिव का जो पद था उस पद को समाप्त कर दिया गया। और रियासतों से संबंधित क्या प्रावधान किए गए, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 1947 के अधिनियम में। तो इसने क्या किया दोस्तों, इसने रियासतों को इस बात की स्वतंत्रता दे दी कि वे चाहे तो भारत के साथ भी जा सकते हैं और जो रियासतें थी वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ भी जा सकती थी, और अगर कहीं भी नहीं जाना चाहती तो वो दोस्तों स्वतंत्र रह सकती थी। तो इस तरह से देखें तो अंग्रेज एक काम और फंसा के चले गए थे। उन्होंने इस 1947 के अधिनियम में क्या किया, आप सब जानते हैं दोस्तों, जितनी भी भारतीय रियासतें रह जाती है सब देखे होंगे कि आगे चल के कहीं पे जनमत संग्रह होता है, कहीं पे कुछ कराया जाता है, कहीं पे पुलिस कार्रवाई की जाती है, कहीं पे सैन्य कार्रवाई की जाती है। ये सब आप दोस्तों पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आगे चल के अभी आप सब पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से कहाँ कहाँ किया गया। तो यह चीज़ें दोस्तों इसी 1947 के अधिनियम में ही फंसा दी गई। इसमें कहा गया कि रियासतें क्या करेंगी, या तो रियासतें पाकिस्तान इंडिया के साथ चली जाएं या भारत के साथ जा सकती हैं। रियासतें क्या कर सकती हैं, पाकिस्तान के साथ भी जा सकती हैं, और रियासतें अगर इन दोनों में से कहीं भी नहीं जाना चाह सकती हैं तो वह स्वतंत्र भी रह सकती हैं। तो इस तरह के प्रावधान करके दोस्तों क्या किया गया, भारतीय रियासतों की वाली जो कहानी थी वो फंसा के क्या कर देते अंग्रेज, चले जाते। इस 1947 के अधिनियम में भी दोस्तों इस चीज़ का उन लोगों ने क्लियर नहीं किया था। आगे चल के दोस्तों आप सब ने देखा होगा कि जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी दोस्तों, उन्होंने किस तरह भारतीय रियासतों का एकीकरण किया था, वो सब कहानी आप सब आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ आप इतनी बातों को याद रखिएगा। और इस अधिनियम के तहत क्या किया गया दोस्तों, इसके तहत एक शाही उपाधि से जो भारत का सम्राट जो शब्द था दोस्तों, उस शब्द को भी अब समाप्त कर दिया गया। जो भारत का सम्राट जैसा शब्द था उस शब्द का भी दोस्तों क्या कर दिया जाता है, इसी 1947 के अधिनियम से समाप्त कर दिया जाता है। तो 1947 के अधिनियम के बारे में इतनी सारी चीज़ों को आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए आपसे 1935 के अधिनियम के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, वही चीज़ें आपसे डिस्कस की गई, आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस 1947 का जो अधिनियम आता है दोस्तों, यहां से भी दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर, उतनी सारी चीज़ों को यहां पर दोस्तों डिस्कस किया गया है। तो इन सारी बातों को आप अच्छे से याद रखेंगे। आपसे इधर उधर की कोई भी बात नहीं की जा रही, कोई भी कहानी नहीं कही जा रही है। हम आपको दोस्तों टू दी पॉइंट, आपके समय को ध्यान में रखते हुए टू दी पॉइंट चीज़ों को ही लेके चल रहे हैं। बस आपको जितना बताया जा रहा है आप उतना करते रहिएगा। आप बुक जरूर पढ़ते रहिएगा, आप केवल वीडियो पर डिपेंड नहीं रहिएगा, ये सही बात है। आपको यहाँ से यह चीज़ें पता चल जाएंगी कि किस तरह से चीज़ों को याद रखना है और किस तरह से आपको पढ़ाई करना है, अपना नोट्स बनाते रहना है। तो आप क्या करते रहेंगे, इतनी सारी बातों को याद करते रहेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रह जाते हैं, उन इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी हम देख लेते हैं। देखिए वो क्या है दोस्तों, वह है कि स्वतंत्र भारत, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो वह था लॉर्ड माउंटबेटन। आप यह अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो स्वतंत्र भारत का दोस्तों प्रथम गवर्नर जनरल रहता है लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वह था सी राजगोपालाचारी। तो यह सारे नाम आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, एक एक शब्द पे याद रखिए। अगर आपसे यह पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन रहता है।
लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो वह थे सी राजगोपालाचारी। यही दोस्तों स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी रहते हैं, कौन? सी राजगोपालाचारी। तो लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी के बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट है दोस्तों, यह भी आप अच्छे से याद रखिएगा। तो इन दोनों फैक्ट को दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों दो और फैक्ट दिए गए, उनको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। आप सब जानते हैं दोस्तों कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, वह दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी दोस्तों क्या रहते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। यह सब आप सब अच्छे से जानते होंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह रहता है दोस्तों कि 1946 में जो हमारी संविधान सभा बनी थी दोस्तों, यह संविधान सभा दोस्तों स्वतंत्र भारत के संसद के रूप में दोस्तों इसको स्वीकार कर लिया गया था। यानी जब ऑफिशियल संसद की घोषणा नहीं की गई थी, तो उस दौरान दोस्तों क्या हुआ था, जो 1946 में संविधान सभा बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उसी को दोस्तों क्या किया गया था, स्वतंत्र भारत के संसद के रूप में स्वीकार किया गया था। यह क्वेश्चन आपसे दोस्तों 2-3 बार यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के संसद के रूप में सबसे पहले किसने कार्य किया था, वह हमारी जो संविधान सभा है दोस्तों, उस संविधान सभा ने दोस्तों क्या किया था, स्वतंत्र भारत के पहले संसद के रूप में कार्य किया था। तो आप इतनी सारी बातों को अच्छे से याद रखिएगा। तो यह जो दोस्तों ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला है जो चैप्टर है, यानी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला जो चैप्टर है दोस्तों, आज यहाँ पर पूरी तरफ से इसी छोटे से 2 वीडियो में दोस्तों अच्छे से समाप्त हो गया है। आपके देखेंगे दोस्तों, अगर आप अब जाके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे या बुक पढ़ेंगे, तो बुक भी आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी, और क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो वह भी बहुत ही आसानी से आपका सॉल्व होगा। आप सारी चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। तो आप सबको अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, सारी चीज़ें समझ में आई होगी, तो आप क्या कर देंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देंगे और इसको अपने दोस्तों में क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। और आप सब क्या करेंगे दोस्तों, हमारी इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा को क्या कर लेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं, कोई चीज़ें रह जाती हैं, तो आप सब क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में दे देंगे दोस्तों, तो उसका समाधान मैं अवश्य आप सबको देने की कोशिश करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।